वेलकम टू द डिबेट। तो जरा सोचिए, क्या आप कभी ठोस पानी मतलब सॉलिड वाटर का एक पूरा कटोरा खा सकते हैं? सुनने में तो ये शायद बहुत अजीब लगे। बिल्कुल, लेकिन हर गर्मियों में हम में से करोड़ों लोग बिल्कुल यही करते हैं। मतलब जब हम तरबूज का एक बड़ा सा लाल और रसीला टुकड़ा खाते हैं। हाँ, देखने में तो ये बस एक मीठा फल लगता है ना, जो हमें इस भीषण गर्मी से बचाता है। सही कहा, लेकिन आज हमारा मुख्य सवाल थोड़ा गहरा है। क्या हम तरबूज के रूप में सिर्फ एक क्रंची पानी खा रहे हैं जो हमारी प्यास बुझाता है, या फिर, और ये मेरा पक्ष है, यह एक बेहद जटिल बायोलॉजिकल फार्मेसी है। बायोलॉजिकल फार्मेसी? ये शब्द थोड़ा भारी नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, मेरा मानना है कि ये एक फंक्शनल फूड है। ये सिर्फ गर्मी से नहीं बचाता, बल्कि सेल्यूलर लेवल पर हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदल देता है। मतलब स्पष्ट रूप से कहूँ तो तरबूज एक पोषण का खजाना है। इसके भीतर जो विशिष्ट फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे लाइकोपीन और सिट्रुलिन, वो सक्रिय रूप से हमारे हृदय की रक्षा करते हैं। ये किसी दवा से कम नहीं है। देखिए, मैं इसे बिल्कुल दूसरे नजरिए से देखता हूँ। मेरा मानना है कि हम अक्सर पोषण विज्ञान के नाम पर ना चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब प्रकृति की सबसे बेहतरीन और सबसे सरल इंजीनियरिंग को हम सुपर फूड या फार्मेसी जैसे भारी भरकम शब्दों के नीचे दबा देते हैं। आप इसे फंक्शनल फूड कह रही हैं, लेकिन तरबूज का 90 से 92% हिस्सा केवल और केवल पानी है। मैं जानती हूँ, लेकिन और यही इसकी सबसे बड़ी, सबसे प्रामाणिक सच्चाई है। मेरा तर्क ये है कि तरबूज के जो भी तथाकथित चमत्कारी लाभ हम देखते हैं ना, चाहे वो वजन कम होना हो, स्किन का ग्लो करना हो या एनर्जी बने रहना हो, वे सब इसके इस विशाल जल स्तर और कम कैलोरी वाले बुनियादी स्वरूप का ही सीधा परिणाम है। तो आपके हिसाब से बाकी चीजें कुछ नहीं हैं? मेरा कहना है कि बाकी सभी तत्व इस हाइड्रेशन इंजन के महज सह उत्पाद है। मेन हीरो तो पानी है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि 92% पानी का आंकड़ा देखने में इतना बड़ा लगता है कि कोई भी उसी पर फोकस करेगा, क्योंकि वही सच्चाई है। लेकिन मैं श्रोताओं को एक अलग नजरिया देना चाहूंगी। लोग शायद सोच रहे होंगे कि अगर तरबूज में सारा कमाल सिर्फ पानी का ही है, तो हम गर्मियों में सिर्फ 2 ग्लास पानी पीकर उसमें एक मल्टीविटामिन की गोली क्यों नहीं डाल लेते? क्योंकि वो इतना स्वादिष्ट नहीं होता। अगर हम वैज्ञानिक डेटा को देखें तो तरबूज में सिट्रुलिन नाम का एक बहुत ही खास अमीनो एसिड होता है। हाँ, सिट्रुलिन का जिक्र तो रिसर्च में होता है, बिल्कुल। और ये सिर्फ पानी में तैरता हुआ कोई निष्क्रिय तत्व नहीं है, ये एक सक्रिय एजेंट है। उदाहरण के लिए, जब हम ब्लड प्रेशर या हृदय स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो क्या हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना महज हाइड्रेशन का कमाल है? बिल्कुल नहीं, ये सिट्रुलिन की वजह से होता है। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं? मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण सिर्फ एक अमीनो एसिड का चमत्कार नहीं हो सकता। जब आप मई या जून की चिलचिलाती गर्मी में होते हैं, तो आपके शरीर से पसीने के रूप में भारी मात्रा में तरल पदार्थ निकल रहा होता है, राइट? हाँ, डिहाइड्रेशन तो होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है? आपके रक्त की कुल मात्रा यानी ब्लड वॉल्यूम कम होने लगती है। जब रक्त में पानी कम होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल किसी गाढ़े सिरप की तरह। अब सोचिए, आपके हृदय को उस गाढ़े खून को पूरे शरीर की नसों में पंप करने के लिए कितनी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। खून की तरलता या विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। यही कारण है कि गर्मियों में ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होता है। जब आप तरबूज खाते हैं तो वो 92% पानी तुरंत आपके रक्त प्रवाह में जाकर उसकी तरलता को सुधारता है। वो गाढ़ा खून फिर से पानी जैसा बहने लगता है, लेकिन और हृदय को पंप करने में आसानी होती है। यह विशुद्ध रूप से एक हाइड्रोलिक प्रक्रिया है। आप सिट्रुलिन को श्रेय दे रही हैं, लेकिन क्या इतने सारे पानी के बिना वो सिट्रुलिन आपके हृदय को इस तरह शांत कर सकता है? देखिए, वो एक दिलचस्प तर्क है और मैं ये बिल्कुल नहीं नकार रही कि खून की तरलता मायने रखती है, लेकिन मैं इसे इस तरह से प्रस्तुत करूंगी। खून का पतला होना एक बात है, लेकिन जिन नसों से वो खून बह रहा है उनका आकार भी तो मायने रखता है ना? नसों का आकार? हाँ,
सिट्रुलिन जिस तरह से काम करता है वो विशुद्ध रूप से एक औषधीय तंत्र है। जब आप तरबूज खाते हैं तो सिट्रुलिन आपके गुर्दे में जाकर आर्गिनिन में बदल जाता है और ये आर्गिनिन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड। बिल्कुल। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक वैसोडाइलेटर है। कल्पना कीजिए कि आपकी नसें एक 2 लेन हाईवे है जहां बहुत गंदा ट्रैफिक जैम लगा है। नाइट्रिक ऑक्साइड उस 2 लेन हाईवे को भौतिक रूप से चौड़ा करके 4 लेन हाईवे बना देता है। अच्छा। वह नसों की दीवारों को आराम देता है और उन्हें फैलाता है। तो ये सिर्फ खून के पतले होने की बात नहीं है, ये नसों के चौड़े होने की बात है, जिससे ब्लड प्रेशर सीधे तौर पर कम होता है। ये एक बहुत ही लक्षित रासायनिक प्रक्रिया है, कोई साधारण पानी का काम नहीं है। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि नाइट्रिक ऑक्साइड का वासोडाइलेशन यानी नसों को चौड़ा करने का प्रभाव वास्तविक है। विज्ञान इसे मानता है। तो फिर विवाद कहाँ है? विवाद यहाँ है कि मेरी बात का सार यही है कि एक 4 लेन हाईवे का आप करेंगे भी क्या अगर उस पर चलने के लिए पर्याप्त गाड़ियां या तरल पदार्थ ही ना हो। नसों को चौड़ा करने के साथ साथ उस विशाल जल स्तर की आवश्यकता होती ही है। वो तो है, लेकिन और सुनिए, यही तर्क मैं मांसपेशियों की रिकवरी पर भी लागू करूंगा। रिसर्च बताती है कि वर्कआउट के बाद तरबूज खाने से मांसपेशियों का दर्द कम होता है। बिल्कुल, क्योंकि सिट्रुलिन वहां भी काम करता है। पर जरा सोचिए, जब आप भारी व्यायाम करते हैं तो आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे वो जलन और दर्द महसूस होता है। अब क्या हम सच में ये मानने वाले हैं कि ये दर्द सिर्फ सिट्रुलिन के कारण कम हो रहा है? काफी हद तक हाँ। नहीं, एक ऐसा फल जो 92% पानी है वो तेजी से आपके सिस्टम में फ्लूइड पहुंचाता है और उस जमे हुए लैक्टिक एसिड को फ्लश आउट कर देता है, यानी धोकर बाहर निकाल देता है। रिकवरी के लिए मांसपेशियों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। देखिए, मैं आपकी इस लैक्टिक एसिड को फ्लश आउट करने वाली बात से सहमत हूँ। पानी ये काम करता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अच्छा, क्या? अगर सिर्फ सादा पानी पीने से ही मांसपेशियों का वो विशिष्ट दर्द, जिसे हम डॉम्स यानी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस कहते हैं, ठीक हो जाता, तो एथलीट्स जिम के बाद सिर्फ 1 लीटर पानी पी लेते। उन्हें कुछ और करने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन स्टडीज दिखाती हैं कि तरबूज के जूस से रिकवरी कहीं ज्यादा तेज होती है। क्यों? क्योंकि वही सिट्रुलिन जो नसों को चौड़ा करता है, वो क्षतिग्रस्त मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की डिलीवरी को कई गुना तेज कर देता है। तरबूज एक साधारण स्पोर्ट्स ड्रिंक से कहीं आगे है। चलिए, हृदय और मांसपेशियों के इस माइक्रो लेवल बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा बाहर निकलते हैं। बात करते हैं शरीर के पाचन और चयापचय की। बिल्कुल, चलिए डाइजेशन पर आते हैं। अगर हम वजन प्रबंधन या वेट मैनेजमेंट की ओर रुख करें तो आपका ये जटिल औषधीय तर्क बिल्कुल कमजोर पड़ने लगता है। डेटा बताता है कि वजन कम करने वालों के लिए तरबूज एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि उसमें कैलोरी कम होती है और भारी मात्रा में पानी होता है। यहाँ कोई रहस्यमयी यौगिक काम नहीं कर रहा है, ये बहुत ही सीधा गणित है, थर्मोडायनामिक्स और पेट के आयतन का खेल। जब आप तरबूज खाते हैं तो भारी मात्रा में पानी आपके पेट में जाता है। इससे आपके पेट की दीवारें खिंचती हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक स्ट्रेचिंग कहते हैं। पेट में मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर्स तुरंत वेगस नर्व के जरिए आपके दिमाग को एक स्पष्ट सिग्नल भेजते हैं कि पेट फुल हो गया है, अब और खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बायोलॉजिकल मैकेनिज्म तो है। क्योंकि इसमें कैलोरी न के बराबर है, आप बिना अतिरिक्त ऊर्जा लिए अपना पेट भर लेते हैं। ये एक अत्यधिक कुशल लो कैलोरी हाइड्रेशन सिस्टम है जो सीधा भूख के विज्ञान पर काम करता है। इसमें फंक्शनल फूड जैसी कोई जटिलता नहीं है। वेगस नर्व का आपने जो उदाहरण दिया ना, वो विज्ञान के नजरिए से बिल्कुल सटीक है। लेकिन अगर बात सिर्फ पेट भरने और वेगस नर्व को बेवकूफ बनाने की होती तो कोई भी इंसान खाने से ठीक पहले 2 बड़े ग्लास पानी पीकर अपना वजन हमेशा के लिए कम कर लेता। लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये स्थायी नहीं होता। पानी पेट से बहुत तेजी से निकल जाता है और आपको आधे घंटे में फिर से जोरों की भूख लग जाती है। तरबूज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनात्मक तत्व है जो इसे सिर्फ पानी के गिलास से अलग बनाता है। और वो क्या है? फाइबर। मैं इसे एक एनालॉजी से समझाना चाहूंगी। सोचिए कि आपके पाचन तंत्र को साफ करने के लिए एक स्पंज और एक झाड़ू की आवश्यकता है। ओके, स्पंज और झाड़ू। तरबूज में मौजूद 92% पानी उस स्पंज का काम करता है,
जो मल को नरम बनाता है, लेकिन जो फाइबर है वो उस झाड़ू की तरह है जो आंतों की भौतिक रूप से सफाई करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, फाइबर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को धीमा कर देता है, यानी पेट के खाली होने की गति को। बिल्कुल, ये पेट से खाने को आंतों में जाने की गति को कम कर देता है। इसी वजह से तरबूज खाने के बाद आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जो सिर्फ पानी पीने से कभी नहीं होता। तो ये कोई साधारण सिस्टम नहीं है। देखिए, स्पंज और झाड़ू का ये उदाहरण सुनने में वाकई बहुत अच्छा लगता है। श्रोताओं को भी ये विजुअलाइज करने में मजा आएगा। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। क्या पेंच है? आप जिस झाड़ू यानी फाइबर की बात कर रही हैं, सोचिए अगर उस स्पंज में पानी ही न हो तो वो झाड़ू क्या करेगी? लेकिन तरबूज में तो पानी है ना? वही तो मेरा पॉइंट है। बिना पर्याप्त पानी के फाइबर मल को नरम करने के बजाय उसे और भी कठोर बना देता है, जिससे कब्ज की समस्या और भयंकर हो सकती है। फाइबर को अपना काम करने के लिए भारी मात्रा में तरल पदार्थ यानी सॉल्वेंट की जरूरत होती है। तरबूज की असली प्रतिभा ये नहीं है कि उसमें फाइबर है। फाइबर तो सेब या ओट्स में भी बहुत होता है। इसकी खूबी ये है कि ये उस फाइबर को इतने भारी मात्रा में पानी के साथ एक ही पैकेज में डिलीवर करता है। ये प्रकृति का एक बहुत ही सरल पैकेजिंग समाधान है। ये एक उचित बिंदु है कि फाइबर और पानी का तालमेल जरूरी है, मैं इसे मानती हूँ। शुक्रिया। लेकिन अगर पाचन तंत्र को हम एक इंजन मान लें जिसे ये झाड़ू और स्पंज साफ कर रहे हैं, तो अब हमें ये देखना होगा कि ये सारा पानी और पोषण शरीर में जाता कहाँ है। कहा जाता है ये जाता है हमारे शरीर के बाहरी आवरण और हमारी रक्षा प्रणाली की ओर, यानी हमारी स्किन, हमारी आंखें और हमारी इम्यूनिटी। और यहीं पर तरबूज का फंक्शनल फूड होना सबसे ज्यादा साबित होता है। हाँ, चलिए स्किन और इम्यूनिटी पर भी बात कर लेते हैं। तरबूज में विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होते हैं। श्रोता शायद सोचें कि ठीक है, विटामिन हैं तो क्या बड़ी बात है। मैं बताती हूँ ये कैसे काम करते हैं। विटामिन सी कोई साधारण तत्व नहीं है। तो क्या है? ये कोलेजन के निर्माण के लिए एक मास्टर बिल्डर की तरह काम करता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो आपकी त्वचा की नींव है, बिल्कुल किसी इमारत की मचान की तरह। ये स्किन को टाइट और जवान रखता है। वहीं विटामिन ए आंखों के रेटिना के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, लाइकोपीन, ये वही पिगमेंट है जो तरबूज को उसका लाल रंग देता है। राइट, लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है, एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। जब आप गर्मियों की तेज धूप में बाहर निकलते हैं तो यूवी किरणें आपकी स्किन सेल्स पर फ्री रेडिकल से बमबारी करती हैं। लाइकोपीन एक आंतरिक सनस्क्रीन या रक्षात्मक ढाल की तरह काम करता है। कोई भी साधारण पानी आपको यूवी किरणों से नहीं बचा सकता। देखिए, मैं ये चुनौती नहीं दे रहा हूँ कि विटामिन सी कोलाजन बनाता है या लाइकोपीन एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। विज्ञान इन तथ्यों का समर्थन करता है। तो फिर आप मानते हैं कि ये चमत्कारी है? नहीं, क्योंकि यहाँ फिर से हम मुख्य कारण और उसके प्रभाव को आपस में मिला रहे हैं। आप कह रही हैं कि गर्मियों में जो स्किन पर ग्लो आता है वो अचानक से विटामिन सी के कोलाजन बनाने या लाइकोपीन के कारण आ रहा है। तो और किसकी वजह से आ रहा है? मैं पूछता हूँ, गर्मियों में हमारी त्वचा बेजान और सूखी क्यों दिखने लगती है? इसका कारण विटामिन की कमी नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो त्वचा की कोशिकाएं बिल्कुल एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ जाती हैं। सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। बिल्कुल। जब आप तरबूज खाते हैं तो वो 92% पानी आपके शरीर के सेल्यूलर हाइड्रेशन को तुरंत बहाल करता है। पानी उन सिकड़ी हुई कोशिकाओं में भर जाता है जिससे टर्गर दबाव बनता है। टर्गर दबाव मतलब अंदरूनी प्रेशर? हाँ, आसान भाषा में समझें तो जैसे पिचके हुए गुब्बारे में पानी भरने से वो एकदम तन जाता है और बाहर से चिकना दिखने लगता है, बिल्कुल वैसे ही आपकी स्किन कोशिकाएं फूल जाती हैं और त्वचा स्वाभाविक रूप से ग्लो करने लगती है। एनालॉजी तो आपकी भी बहुत अच्छी है। शुक्रिया। और इसी तरह आंखों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बुनियादी जरूरत आंसू और नमी है, जो सीधे तौर पर आपके समग्र हाइड्रेशन स्तर से जुड़ी है। तो त्वचा का निखार कोई लक्षित पोषण का चमत्कार नहीं है, ये बस उस पिचके हुए गुब्बारे में वापस पानी भरने का सीधा परिणाम है। मैं आपकी इस गुब्बारे वाली एनालॉजी की दाद देती हूँ। टर्गर दबाव को इससे बेहतर तरीके से शायद ही समझाया जा सकता था। तो आप सहमत हैं? एक हद तक।
हाँ, पानी कोशिकाओं को फुलाता है, लेकिन गुब्बारे की रबड़ यानी स्किन सेल की बाहरी दीवार वो कितनी मजबूत है, ये तय करना विटामिन सी और लाइकोपीन का काम है। वो तो है, मैं विटामिन को नकार नहीं रहा। और अगर हम सिर्फ शारीरिक बनावट से आगे बढ़कर इम्यूनिटी की बात करें तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कोई पानी का टैंक नहीं है। अच्छा, इसे सक्रिय रूप से काम करने के लिए विटामिन B6, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स के जटिल नेटवर्क की जरूरत होती है। तरबूज इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को सीधे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म तक पहुंचाता है। यह सिर्फ शरीर को गीला नहीं रख रहा है, तो क्या कर रहा है? ये एक प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर की तरह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपडेट कर रहा है। सॉफ्टवेयर और अपडेट्स की बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी इम्यूनिटी काम कैसे करती है। कैसे? आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके लसीका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम पर बहुत अधिक निर्भर करती है। यह वो प्रणाली है जो सफेद रक्त कोशिकाओं यानी आपके शरीर के सैनिकों को पूरे शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए ले जाती है। राइट, लिम्फ फ्लूइड। अब अंदाजा लगाइए कि उस लिम्फ फ्लूइड का मुख्य घटक क्या है? पानी। यदि आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आपका यह लसीका तंत्र सूखने लगता है, इसका प्रवाह धीमा पड़ जाता है। हाँ, वो तो लॉजिकल है। और आपकी इम्यूनिटी की कोशिकाएं उन जगहों तक पहुंच ही नहीं पाती जहां संक्रमण होता है। इसलिए आप तरबूज के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स पर जितना चाहे ध्यान केंद्रित कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि वो 92% पानी ही वो हाईवे है जिस पर बैठकर ये सारे विटामिन यात्रा करते हैं। बिना इस विशाल जल स्तर के आपकी इम्यूनिटी का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तरबूज की सुंदरता उसकी जटिलता में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो कैसे इस बुनियादी शारीरिक जरूरत को इतनी कुशलता से पूरा करता है। देखिए, मुझे लगता है कि इस चर्चा के अंतिम पड़ाव तक आते आते ये स्पष्ट हो गया है कि हम दोनों के विचार एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। हाँ, एक तरह से जो एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि पूरक बनते हैं। बिल्कुल। मेरी दृष्टि में तरबूज केवल इसलिए असाधारण नहीं है क्योंकि इसमें पानी है। आखिरकार खीरे या लौकी में भी तो बहुत पानी होता है। यह इसलिए विशेष है क्योंकि यह एक बहुत ही परिष्कृत टारगेटेड न्यूट्रिएंट डिलीवरी सिस्टम के रूप में कार्य करता है। यह हृदय के लिए सिट्रुलिन, पाचन के लिए फाइबर, आंखों के लिए विटामिन ए और सेल्यूलर सुरक्षा के लिए लाइकोपीन प्रदान करता है। यह शरीर की कार्यप्रणाली को सक्रिय रूप से अपग्रेड करता है। और मेरी दृष्टि में हम उस हाईवे को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो इन सब चीजों को संभव बनाता है। बिल्कुल। यह उन्नत कार्यप्रणाली कोई अलग से जोड़ा गया जादू नहीं है, बल्कि हार्डवेयर को सही तरीके से ठंडा और पूरी तरह हाइड्रेटेड रखने का ही स्वाभाविक परिणाम है। जब आपका शरीर 92% पानी वाले इस फल से पूरी तरह तृप्त होता है तो हृदय को अतिरिक्त दबाव नहीं झेलना पड़ता। सही बात है। मांसपेशियों से लैक्टिक एसिड आसानी से निकल जाता है और त्वचा प्राकृतिक रूप से निखर उठती है। यह एक सिस्टमिक बैलेंस है जो अपनी सरलता में ही बेहद शक्तिशाली है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि गर्मियों में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तरबूज एक अत्यंत आवश्यक और असाधारण फल है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो सिर से लेकर पैर तक काम कर रहा हो, त्वचा की चमक से लेकर मांसपेशियों की थकान दूर करने तक, इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। सही कहा आपने। चाहे आप इसके जटिल पोषक तत्वों को महत्व दें या इसके सरल जीवनदायिनी हाइड्रेशन को, सच्चाई ये है कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में ये फल हमारे शरीर के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। और शायद यही आज की इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और यादगार पहलू है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप उस साधारण से दिखने वाले हरे लाल तरबूज का एक ठंडा और रसीला टिकड़ा काटें तो खुद से ये जरूर पूछिएगा, क्या आप केवल चिलचिलाती गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए क्रंची पानी खा रहे हैं, या आप प्रकृति की उस जटिल बहुआयामी फार्मेसी का सेवन कर रहे हैं जो चुपचाप आपके हृदय, आपकी त्वचा और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा कर रही है? शायद ये दोनों ही है। बिल्कुल। इस विषय पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।